ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास है हमारी फास्ट ट्रैक जो हमारा 30 डेज का बैच है उसके ऊपर। तो बेसिकली जो हमारी आज की क्लास का एजेंडा होना है वो यहाँ पे मौजूद है कि ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए है और हम इसके अंदर क्या कुछ डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट जो लाइव मौजूद हैं वो तो ठीक है, बेहतरीन बात है, कंप्लीट आपने लेक्चर अटेंड करना है। एंड जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी लाजमी देखिएगा, काफी सारे आपके क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन में हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये सेशन आज का है किन स्टूडेंट्स के लिए, हम किन के लिए यहाँ पे बेसिकली ये स्टूडेंट्स का जो हमारा बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर टू, कौन सा सब्जेक्ट आपको खासतौर पे ये वाला दूसरा जो हमारा एजेंडा है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली इस टाइम एएफसी के पेपर देके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह जो आपका रिजल्ट आने वाला है 16-17 को, अल्लाह ताला आपको उसके अंदर कामयाब करे। और उसके बाद जो आपने डिसाइड करना है पेपर उठाने का, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट और क्यों उठाना चाहिए। सेकेंड, हम फिर बात करेंगे लॉ के ऊपर स्पेसिफिकली कि लॉ को किस तरह आपने तैयार करना है या हमारी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या रहेगी ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच होगा। एंड इसी तरह हमारी स्ट्रेटजीज के अंदर होंगे। एट द एंड आपके क्वेश्चन जो हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ये आज का हमारा एजेंडा होगा। तो सबसे पहले हम जरा सा बात करते हैं इसके ऊपर कि आज की क्लास है किन स्टूडेंट्स के लिए। देखो बेटा, तमाम वो स्टूडेंट्स खासतौर पे अब नाम से ये जाहिर है कि ये हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। 30 डेज के अंदर इसके अंदर प्रिपरेशन करनी है। तो तमाम वो स्टूडेंट्स, इसके अंदर तीन तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, तमाम वो स्टूडेंट्स जो मेरे रेगुलर बैचेस के हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हम 95% के करीब पहुंच चुके हैं। तमाम वो स्टूडेंट्स रिवीजन के लिए इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें एंड मस्ट करें, ये उनकी रिवीजन भी साथ में हो जाएगी। उसके बाद तमाम वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कैफ की मतलब मौजूद है, जिन्होंने लॉ सेल्फ स्टडी पे करने की कोशिश की थी और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी अभी तक टेस्ट नहीं की या टेस्ट की है एंड दे आर नॉट श्योर, 30 to 35% उनकी श्योरिटी है कि वो इसको पास कर पाएंगे, इससे ज्यादा उनकी तैयारी नहीं है। तो उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका मौजूद है। जो स्टूडेंट रिपीटर हैं लेकिन जिन्होंने क्लासेस नहीं ली या जिन्होंने क्लासेस ली है लेकिन तैयारी ठीक नहीं है या वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो तमाम वो स्टूडेंट्स भी इस बैच में आ सकते हैं। नंबर 3 पे तमाम वो एएफसी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं एंड वो कोई ना कोई पेपर उठाना चाहते हैं आगे एएफसी का, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड लाजमी है। क्यों लाजमी है ये हम अगले अपने क्वेश्चन जो है उसके अंदर इंशाल्लाह इसको अब एड्रेस करेंगे। तो लिहाजा तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एफसी के पेपर दिए एंड पेपर उठाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बैच मौजूद है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए। तो दूसरा ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स का है जो हमारे एएफसी के बच्चे हैं जिन्होंने एएफसी का अभी एग्जाम दिया है और उसके बाद वो कोई पेपर उठाना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि क्या उनको कोई पेपर उठाना चाहिए एंड सेकेंड क्वेश्चन कि कौन सा पेपर उठाना चाहिए। तो बेटा बेसिकली सबसे पहली चीज के पेपर उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है नई पॉलिसी में अब टाइम पीरियड काउंट होता है, ठीक है। 4 साल आपको टाइम पीरियड जो है वो एक अवार्ड कर दिया गया है एंड जैसे ही आप पीआरसी अपना क्लियर करेंगे उसके बाद आपका वो 4 ईयर पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये चीज हरगिज नहीं है कि जी फर्स्ट टाइम अपियर होने के बाद आपका टाइम शुरू होगा। तो लिहाजा जैसे ही आपकी पीआरसी क्लियर हुआ, एएफसी क्लियर हुआ, आपका 4 साल का पीरियड मार्च 2022 से अभी से हमारा स्टार्ट हो जाना है। तो लिहाजा कोई भी अटेम्प्ट एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आप वेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी मौका आप जाया नहीं कर सकते पेपर को पास करने का। तो लिहाजा जितना अर्ली पॉसिबल हो निकाले एंड कोई पता नहीं कि इन नियर फ्यूचर जो फॉर्म्स के अंदर इंडक्शन है वो आर्टिकल बेस पे होती हैं या ड्यूरेशन बेस पे, सॉरी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बेस के ऊपर होती हैं या ड्यूरेशन बेस के ऊपर होती है। इसके अंदर भी एक वाइटल चेंज एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा आप अपना टाइम भी सेव करें एंड अपनी अटेम्प्ट्स भी सेव करें। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पिक करना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर हम इसका फर्स्ट लेवल देखें कैफ का, तो उसके अंदर जो हमें सब्जेक्ट नजर आते हैं उसके अंदर कॉस्टिंग है, अकाउंटिंग है, टैक्स है एंड लॉ है। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अगर हम बात करें कॉस्टिंग की तो एक काफी अच्छा खासा लेंथी सब्जेक्ट है एंड बहुत मुश्किल है इसको रिमेनिंग टाइम में कवर कर पाना। सेम इस तरह हम रिपोर्टिंग की बात करें तो ये भी एक समथिंग डिफरेंट चीज है। रिपोर्टिंग अकाउंटिंग टोटली एक नया कंसेप्ट होता है और आप वो स्टूडेंट हैं जिनको इंट्रो जो है वो एग्जाम्प्ट हो चुकी है। तो लिहाजा आपके पास बेस मौजूद नहीं है अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर मसला हो सकता है। बाकी पीछे रहते हैं 2 सब्जेक्ट टैक्स एंड लॉ और ये दोनों चूज किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में किसको प्रेफर किया जाए। अच्छा, पहले नंबर पे कितने सब्जेक्ट उठाने चाहिए। मतलब अब हम बात करते हैं कि हमने एक छांटी कर ली एएफसी लेवल से कि भैया देखो कि 2 सब्जेक्ट हमारे वो तो साइड पे रख दो, जो कॉस्ट का है एंड इसी तरह जो रिपोर्टिंग है। पीछे हमारे 2 सब्जेक्ट बचते हैं
टैक्स एंड लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितने सब्जेक्ट, क्या दोनों उठाने चाहिए या क्या एक उठाना चाहिए? बेटा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि जस्ट एक सब्जेक्ट निकालें एंड इसको पास करें। बहुत शॉर्ट टाइम है, इसके अंदर तैयारी एक ही सब्जेक्ट की पॉसिबल होगी। अगर आप दोनों उठाएंगे तो दोनों के दोनों रिस्क के ऊपर आ जाएंगे, तो बेहतर यह है कि रिस्क ना लिया जाए, एक सिक्योर अप्रोच या सिक्योर अपनी जो मेंटेलिटी है उसके साथ जाया जाए और एक ही पेपर आप अटेम्प्ट करें। अब अगर बात करें कि भाई दोनों पेपर टैक्स एंड लॉ 30 डेज में हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अब हम इसमें से भी एक एफिशिएंट सब्जेक्ट निकालना चाहते हैं। मेरे ये दोनों ही सब्जेक्ट है, मैं दोनों पढ़ाता हूं, तो लिहाजा ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि शायद मैं 22 हो गए कोई ओपिनियन दे रहा हूं, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। अब हम अगर इसमें से भी एक एफिशिएंट चीज निकालना चाहें तो टैक्स की बात करें तो नंबर 1 पे टैक्स जो है वो बेटा डुअल नेचर सब्जेक्ट है, मतलब उसमें थ्योरी भी है एंड कैलकुलेशन भी है, एंड वो एक अच्छा खासा लेंथी सब्जेक्ट है क्योंकि उसके अंदर एक अनलिमिटेड सिनेरियो मौजूद हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अनलिमिटेड सिनेरियो है, अनलिमिटेड पास पेपर है, हर बार उसका एक नया सिनेरियो बन सकता है, नया टॉपिक बन सकता है, नया उसके ऊपर पास पेपर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो लिहाजा उसके अंदर अनलिमिटेड सिनेरियोज मौजूद हैं एंड ऐसे पेपर जो खासतौर पे थ्योरी का होता है उसके लिए पास्ट पेपर की अनलिमिटेड प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो लिहाजा टैक्स एक लेंथी सब्जेक्ट है एंड अगर आप दो उठाना चाह रहे हैं और लॉ और टैक्स इकट्ठे उठाना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट जो है वो रिस्क के ऊपर आएंगे। तो लिहाजा सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि कम से कम एक उठाएं, कोई ना उठाने से बेहतर है छोड़े नहीं, अटेम्प्ट मिस नहीं करनी। उसकी रीजन मैंने अभी आपको बता दी कि भाई अब ड्यूरेशन काउंट होना है, ना कि आपकी अटेम्प्ट्स काउंट होनी है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम लॉ की, तो लॉ का सब्जेक्ट इस वक्त मोस्ट फेवरेट एंड सुटेबल है रिमेनिंग टाइम में उठाने के लिए, पिक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एंड प्रिपेयर करके उसको पास करने के लिए भी। रीजन क्या है? रीजन हम इसकी कई तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 सिंगल नेचर सब्जेक्ट है कि जस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर कैलकुलेशन वाला कोई सीन नहीं है, तो लिहाजा आपको याद करना है, रट्टा मारना है एंड प्रैक्टिस जो है वो हमारी एक नॉर्मल लेवल की साथ साथ चलती रहेगी, तो लिहाजा उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। एंड नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा वो ये है कि देखो अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, सिचुएशन को एनालाइज करें, तो जो हमारा पहले पेपर हुआ करता था लॉ का, उसके दो पोर्शन हुआ करते थे। बी लॉ होता था जिसको हम एम लॉ कहते थे एंड इसी तरह सी लॉ होता था जिसको हम कंपनी लॉ कहा जाता था। तो तकरीबन ये होता था 300 पेजेस के तकरीबन ये बनते थे या 270 पेजेस के बनते थे, जिसमें से तकरीबन 200 पेजेस इसके होते थे एंड ऑलमोस्ट 100 पेजेस जो है वो सी लॉ पोर्शन के होते थे। अब ये टोटल ये 50% का वेटेज होता था, इसका इसका भी 50% का वेटेज होता था, ये कंबाइन पेपर होता था। अब क्या किया गया, इनको स्प्लिट अप कर दिया गया है, ये हमारा बन गया है कैफ 4 एंड ये हमारा जो है सी लॉ ये बन गया है हमारा कैफ 7, ये हमारा इसमें आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए अगर इसको स्प्लिट अप किया गया तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ मेजर एडिशन हुई होंगी। क्यों? जाहिर सी बात है कि ये पोर्शन तो ऑलरेडी 50 मार्क्स का ही था, तो पूरा 50 मार्क्स का पोर्शन ऐड होना चाहिए था। ऐसी बात है, बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर बेसिकली जो एडिशन है, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो ये जब अब कंपनी लॉ के लेवल पे पहुंचेंगे हम इसको तब देखेंगे, इसके तमाम चैप्टर्स में एडिशन है। कंपनी लॉ के ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स के अंदर एडिशन है, जबकि अगर हम एम लॉ की बात करें तो इसके अंदर जो ऑलरेडी चैप्टर मौजूद हैं 1 to 15 ये वो चैप्टर हैं जो ओल्ड थे। टोटल चैप्टर 18 हैं इसके, 1 to 15 ये वो चैप्टर हैं जो इस 50 नंबर का पोर्शन ऑलरेडी होता था, मतलब इनके अंदर कोई एडिशन नहीं हुई। 1 to 15 के अंदर कोई एडिशन नहीं हुई, जस्ट थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, कुछ चैप्टर मर्ज हुए हैं, कुछ चैप्टर स्प्लिट आउट हुए हैं, लेकिन कोई इनके अंदर एडिशन नहीं हुई 1 to 15 चैप्टर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो पहले जो चैप्टर का पोर्शन हमारा 50 नंबर का होता था, अब 18 में से 15 चैप्टर वो हैं जो उसी 50 नंबर के पोर्शन में से आए हैं। एंड मजे की बात कि इसमें से कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, ऐड नहीं हुई, डिलीट हुई हैं इसमें से कुछ चीजें, तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन मजीद शॉर्ट हुआ है। एंड सेम इस तरह अगर हम बात करें जो चैप्टर 16, 17 एंड 18 जो है ये ऐड हुए हैं, इन तीनों चैप्टर्स का अगर हम टोटल वेटेज देखें तो तकरीबन 15 to 20 पेजेस बनते हैं जस्ट। तो अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें कि 50 मार्क्स का जो पोर्शन था पहले एम लॉ का या बी लॉ का जो पोर्शन होता था वो अब वैसे का वैसे मौजूद है, बल्कि थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। 3 चैप्टर उसमें मजीद ऐड करके इसको 100 नंबर का वेटेज दे दिया गया है। तो मतलब इसका यह हुआ कि इसके अंदर कोई मटीरियल एडिशन या चेंज नहीं हुई, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मार्क्स की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मुख्तलिफ चैप्टर्स को मुख्तलिफ मार्क्स एलोकेट किए गए। जाहिर सी बात है कि यह पोर्शन जो 1 to 15 चैप्टर पहले 50 का था, ऑलमोस्ट 75 नंबर का हो गया एंड
एडिशन कुछ नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हुई होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड या डिलीट की गई होंगी। जबकि ये जो 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, पहले नंबर पे तो चीज ये है कि बच्चे ये वो चैप्टर हैं जिनका टोटल वेजेस 15 से 20 नंबर का है, एंड सेकेंडली ये वो चैप्टर हैं जिनके अंदर जस्ट डेफिनेशंस इन्वॉल्व है, मतलब टोटल रटाबेस है, मेजॉरिटी ये रटाबेस चीजें सिर्फ इसके अंदर जस्ट डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं, एंड इनका वेटेज तकरीबन 20 to 25 मार्क्स का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नंबर 2 के ऊपर ये बात कि क्या इस सब्जेक्ट के ये 3 चैप्टर ऐड करना इसके 100 मार्क को जस्टिफाई करता है, तो बेटा इसका आंसर सीधा सीधा सेकंड नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी इसमें जस्ट आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन इन द शॉर्टर रन मुझे जहां तक अपनी मेरी असेसमेंट है इसके अंदर सप्लीमेंट ऐड होना है, एंड इस सब्जेक्ट का कम अज कम 25 to 30% सिलेबस मजीद इंक्रीज होगा इन फ्यूचर अटेम्प्ट्स। तो लिहाजा नंबर 1 तो इस अटेम्प्ट में लॉ को क्लियर करना सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अभी शॉर्ट है, नॉर्मल है, एंड छोटा सब्जेक्ट है जिसको आप कवर कर सकते हो। एंड नंबर 2 लॉ ने कहा हुआ है, आई कैप की पॉलिसी के मुताबिक है कि जब भी कोई सब्जेक्ट न्यू आता है या उसके अंदर कोई टॉपिक नए ऐड होते हैं तो वो हमेशा लेवल 1 की टेस्टिंग होती है उनकी, मतलब आई कैप के अंदर टेस्टिंग के 3 लेवल हैं, 1 2 3। 1 बेसिक लेवल होता है, 2 नॉर्मल एंड 3 एडवांस लेवल का होता है। तो लिहाजा वो कहता है कि देखो जब भी कोई नया टॉपिक हमेशा सिलेबस में ऐड होगा तो वो जब फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा होगा वो 16 जो क्या कहते हैं नया टॉपिक होगा वो हमेशा लेवल 1 की टेस्टिंग उसकी होगी, एंड आने वाले टाइम पे सेकंड अटेम्प्ट में इनकी टेस्टिंग के कुछ टॉपिक लेवल 2 के भी मौजूद है, इसके अंदर लेवल 3 के भी मौजूद है, तो लिहाजा उस लेवल पे भी टेस्टिंग जाएगी, लेकिन ये नेक्स्ट अटेम्प्ट से होगा, इस अटेम्प्ट में इसकी टेस्टिंग लेवल 1 पे होगी। तो लिहाजा अब अगर हम इसको समराइज करें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो हमने 4 सब्जेक्ट देखे, उसमें से हमने 2 की छांटी की, एंड उसमें से भी हमने एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सब्जेक्ट ढूंढा जिसको हम रिमेनिंग टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमने रिमेनिंग टाइम में लॉ को प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेटा बेसिकली इसके अंदर जो हमारी अप्रोच रहेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हम कोशिश करेंगे डुअल नेचर तैयारी की तरफ जाएंगे, हम डुअल तैयारी की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो टाइम रहता है वो भी इफेक्टिवली जस्ट इतना ही रहता है, अगर पब्लिक हॉलीडेज वगैरह निकाल दिया जाए तो हमें इसके अंदर बेसिकली डुअल एफर्ट करनी पड़नी है, हमें साथ स्टडी एंड प्रैक्टिस इकट्ठी करनी पड़नी है, कंबाइन चीजों को हम लेके चलेंगे। मतलब ये होगा कि अगर हम देखें तो 18 चैप्टर्स हैं, एक एक दिन भी दे तो 18 दिन ले जाते हैं, तो लिहाजा हम बीच में से इस तरह नहीं कर सकते कि हर चैप्टर को एक दिन दे और एक दिन टेस्ट उसका सेपरेट डे पे रखें, तो ये वैसे हमारे 36 डेज ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। या तो हमारे टेस्ट जो हैं वो डेली साथ के साथ हुआ करेंगे, एंड सेकेंडली जो हमारे पास पब्लिक हॉलीडेज आएंगी उनके ऊपर हमारा टेस्ट हुआ करेगा। तो लिहाजा क्या है कि हम लेक्चर्स मिस नहीं कर सकते, लेक्चर्स की टेस्ट की वजह से लेक्चर्स कभी मिस नहीं होगा, लेक्चर अपने टाइम पे हमेशा और क्या कहते हैं रेगुलर हुआ करेंगे, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो हमारे साथ साथ हर चैप्टर के डेली बेसिस पे भी अगर हमारे जिस तरह हो जाता है चीज कवर होती है तो उसमें हो जाया करेंगे, एंड सेम इसी तरह हम वीकली बेसिस के ऊपर भी अपने मिड टर्म्स होते हैं, क्विज होते हैं, ये मॉक्स वगैरह होते हैं, इनको हम वीकली बेसिस के ऊपर रखा करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो इसके अंदर एफिशिएंट तरीके से यूज हो। एंड अगली बात जो हमारी है, देखो बच्चे जैसे ही हमारी सिलेबस खत्म होगा आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा, बहुत शॉर्ट रिवीजन का टाइम होगा, तो लिहाजा ये सोच या ये चीज लेके नहीं चलना कि भाई हम इसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, ये इसकी रिवीजन हो जाएगी हम इसको बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी, साथ साथ आपको एंगेज रहना होगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बेशक अवेलेबल होंगे लेकिन कोशिश करनी है क्लास में आने की, क्योंकि जो क्लास का इफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्लास ले रखी है इसकी, आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो पर उसका वो इफेक्ट नहीं होता जितना कि एक लाइव क्लास का इंपैक्ट होता है। तो साथ साथ आपने स्टडी करनी है एंड साथ साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह हम एग्जाम तक इस सब्जेक्ट को कवर अप करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुके होंगे। ठीक है, साथ साथ चलना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि हम इस दौरान जो हमारा अगला क्वेश्चन है डुअल नेचर की तरफ हमने शिफ्ट करना है, हम इसमें कोशिश करेंगे खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, मतलब जो एएफसी के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके स्टूडेंट, उनको मैंने बता दिया है एंड उनको एक्सेस भी दे दी गई है रेगुलर क्लासेस की। तो क्योंकि जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लेक्चर्स की एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बेसिकली फिर क्या होगा कि हमारे 3 तरीकों से तैयारी होगी। इसका तरीकाकार क्या होगा हमारा कि
जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ना है आप ऑलरेडी उसका लेक्चर देख के आया करेंगे, जो हमारे रेगुलर बैच की क्लास में होगा। क्लास में आएंगे हम, वहां पे फिर उसको दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से उसका लेक्चर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी। ड्यूरिंग क्लास जो आपके क्वेश्चन थे वो अब आप यहाँ पे करेंगे, वो आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखो ना, अगर हम क्लास में पढ़ते हैं एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन अराइज होता है तो उसकी क्लैरिफिकेशन का टाइम नहीं रहेगा। आप मेरे से पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर कर देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है कि क्लास में बैठ के व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाया जाए। तो इससे का बेहतर इलाज ये है कि आप पहले रेगुलर बैच का लेक्चर दे के आएंगे एंड आफ्टर दैट जब आप यहाँ पे क्लास में आएंगे तो आप फिर मैं लेक्चर दूंगा। इस दौरान आपके जहन में एक बेस मौजूद होगी, आपको समझने में आसानी होगी। नंबर 2, आपके जहन में जितने क्वेश्चन होंगे वो आप रिलेट कर पाएंगे, आप क्वेश्चन मेरे से पूछ पाएंगे, उनका आंसर आपको क्लास में दिया जाएगा। एंड सेम इसी तरह जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी, डेली बेस के ऊपर आपको असाइनमेंट दी जाएगी। 2 से 3 पास पेपर के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे एंड इस तरह वीक के एंड के ऊपर जितने भी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे हम उनका टेस्ट रखा करेंगे। तो ये हमारा डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस हुआ करेगी कि हम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जो टॉपिक या चैप्टर हम एक दिन में कवर करेंगे उसके देंगे, ताकि आप उसका आंसर। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज अब लॉ के पेपर में बच्चे क्या होती है, वो होती है आपकी ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो चीज आपकी कैसे स्ट्रेंथन होगी है, देखो पढ़ने में आपको नॉलेज जो है आपको मिल जाएगा, आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सब चीजें जो है सेकेंडरी हो जाती हैं अगर आपकी ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत वीक हो। तो लॉ के पेपर में एंड खासतौर पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें लॉ आता है, जिसमें ऑडिट आता है, ये जो इसमें इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स फिर भी ठीक है, लॉ एंड ऑडिट तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आंसर का क्वेश्चन के साथ लिंक होना बहुत मैटर करता है, आंसर का लॉजिकली कनेक्टेड होना क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लिहाजा ये चीजें कैसे स्ट्रांग होंगी, ये उस सूरत में स्ट्रांग होंगी जब हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाए एंड क्लास के फौरन बाद बैठ के आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझको तस्वीर भेजा करेंगे, उसकी पिक्चर भेजा करेंगे, मैं उसको चेक किया करूंगा, उसके ऊपर आपको रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। एंड फिर इस तरह हम जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो हम हो सकता है कि उन क्वेश्चन को भी 5-10 मिनट डिस्कस करें, अगला लेक्चर भी हम इंशाल्लाह उसके अंदर कवर करेंगे। फिर इसी तरह जो अगला लेक्चर कवर होगा उसके भी आपको साथ में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली डेली के आपको हम 3 घंटे इफेक्टिवली स्टडी करेंगे। डेली के 3 आवर्स हमारी इफेक्टिव स्टडी होगी लॉ की। ये 3 घंटे आपने निकाल के साइड पे रख लेने हैं बच्चे, बिल्कुल साइड पे निकाल के सुकून से इनको रख दो। अगर आपने लॉ पास करना है, पहले घंटे में आपने वो लेक्चर देख के आना है जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, दूसरे घंटे में आपने मेरा लेक्चर देखना है एंड तीसरे घंटे में आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड मुझे उसकी तस्वीर सेंड करनी है। ये 3 घंटे इफेक्टिवली आपने डेली देने हैं कम से कम, अगर आप पास करना चाहते हो। एंड आप अगर ये 3 घंटे दे लेते हैं बच्चे तो वहां पे फिर इसके बाद कोई और चांस नहीं बचता, कोई और ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह ताला का प्लान आपके लिए कुछ डिफरेंट हो, तो वो उसकी जैसे मर्जी है, लेकिन आपकी तैयारी में इस पोजीशन के बाद, इस लेवल के एफर्ट के बाद, मेहनत के बाद कोई कमी मौजूद नहीं होगी जो आपको पेपर से मना कर सके। तो ये बातें मैं अब ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे तो अब मुदस्सिर भी मौजूद है जो मुजम्मिल का भाई है, और उसने भी लास्ट हमारा जो फास्ट ट्रैक था पढ़ के पास किया है हमसे। तो लिहाजा अब तो मेरे पास सेकंड जनरेशन बच्चों की जो है वो आना शुरू हो गई है, बच्चों के भाई आ रहे हैं यहाँ पर। तो बल्कि यहाँ पे अहमद के भाई भी तो मौजूद है ना, असद, हाँ, ये इनके भाई ने भी पढ़ के पास किया हुआ है। तो ये चीज एक प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे। तो बेहतर चीज क्या है कि आपने मेरे साथ चलना है, आपने इन सारी चीजों को लेके रखना है एंड इनके साथ साथ आपने मूव करना है। उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं बचता कि आपका पेपर जो है वो रह जाए। अब हमारी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी होगी, तो बेटा टोटल 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 16, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18, इन तीनों का तकरीबन 30% वेटेज बन जाता है, मिनिमम 30% वेटेज जो है वो बनता है। चैप्टर 1 के ऊपर हमारे 2 दिन लगेंगे, 16 के ऊपर हमारे 2 दिन लगेंगे, 17 के ऊपर भी हम 2 दिन लगाएंगे, 18 के ऊपर हम 1 दिन लगाएंगे। ये हमारे चैप्टर होंगे। इस दौरान हमारे जो प्रैक्टिस है वो हो रही होगी। तो इस दौरान हमने 8 लेक्चर में 30% कवर किया। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 11, 12, 30, ये 3 चैप्टर, ये हमारे 2 दिन में कवर होंगे। इसके अंदर ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, हमने 2 दिनों के अंदर ये 3 चैप्टर कवर करने हैं। इसी तरह हमारा चैप्टर 14 एंड 15, ये भी हमने 2 दिन के अंदर कवर करने हैं। तो ये 6 दिन हमारे मजीद यहाँ पे 4 दिन लगेंगे। तो ये हमारे कितने हो गए थे, 6 एंड 7 और 4, 11 दिन हमारे हुए। अब ये 11 दिन के अंदर हमने लेक्चर
लिया। अब जो पीछे हमारा रह जाता है, ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट 65% के करीब करीब हमारा सिलेबस इनमें कवर हो जाएगा 11-12 दिन की क्लासेस में। ठीक हो गया। इस दौरान हमारी प्रैक्टिस चल रही होगी, हमारे टेस्ट चल रहे होंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना मूव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। ठीक है, उसमें जो चैप्टर 1 है उसके ऊपर हम 2 लेक्चर लगाएंगे, चैप्टर 2 के ऊपर हमारे तकरीबन 2 लेक्चर लगेंगे, चैप्टर 3 हमारा 1 लेक्चर का है, चैप्टर 4 हमारा 1 लेक्चर का है, और तकरीबन बाकी तमाम चैप्टर्स आगे मेजॉरिटी सिंगल लेक्चर के हमारे पास मौजूद है, मतलब एक एक लेक्चर्स के होंगे। इन तमाम को कवर करने के बाद हो सकता है कि हमारे पास 2 या 3 दिन एडिशनल मिल जाए, या हम उन 2-3 दिन को एडिशनल निकाल लेंगे, मतलब हम एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे। अगर हमने फरवरी के तकरीबन 25 फरवरी से पहले पहले हम कोशिश करेंगे अपना सिलेबस वाइंड अप कर दें, और उसके बाद फिर हम 2-3 एक्स्ट्रा जो क्लासेस होंगी या सेशन होंगे या हमारी टेस्ट प्रैक्टिस होगी, वो हम एक सेपरेटली एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि आपकी उसके ऊपर मजीद हम एक कंप्लीट ओवरव्यू ले सके, सारा हम उसको चेक कर सके, एक बार अपनी प्रिपरेशन के ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और हम उसको मैच कर सके पास पेपर के साथ कि क्या हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया है या कहीं पे हम मिस कर गए हैं। तो लिहाजा जब हम एग्जाम में जाएं तो हमारे जहन में इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है अपने सर ने सिलेक्टिव स्टडी कराई है, हो सकता है कि हमारा कोई प्रैक्टिस का एरिया वीक रह गया हो सकता है कि हमने कुछ छोड़ दिया हो पढ़ने में। जब इस तरह की कोई ना कोई जहन में इचिंग मौजूद होती है तो बेटा फिर क्या होता है कि एग्जाम में सारे का सारा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस लगता है हमें। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना, टोटल आपने 7 डे टू डे बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आपने क्लासेस लेनी है, एंड साथ साथ प्रैक्टिस इसकी करते रहना है, क्योंकि आप जस्ट एक एक पेपर उठा रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है। मैंने जस्ट आपसे दिन के 3 घंटे मांगे हैं, आप 3 घंटे ये मुझे दे दें, परमानेंट क्रेडिट आप मेरे से उठा के ले जाइएगा। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला का प्लान बच्चे कुछ भी हो सकता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा आपके लिए वो आपके हमेशा हक में बेहतर होगा। तो या तो अल्लाह से दुआ क्या करेंगे, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे दे, या दूसरी दुआ आप ये क्या करेंगे, या अल्लाह जो मैं चाह रहा हूं उसे मेरे हक में बेहतर कर दे। तो अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो लिहाजा या तो आप अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की राह में छोड़ दो, या अल्लाह ताला से तरला कर लो कि भाई हमारी ख्वाहिश को अपनी रजा के मुताबिक मोड़ दे। तो ये आपकी अपनी एक दुआ है। बाकी आपका इस दुनिया के अंदर बच्चे एक रोल है जो कि आपने परफॉर्म करना है, तो वो जरूरी नहीं कि आपका कहीं जल्दी लिखा हो सकता है वो आपका देर से हो, आपके लिए ज्यादा अल्लाह ताला ने प्लान किया हो। तो बेशक अल्लाह प्लान करने वाला सबसे बेहतर प्लानर है, तो लिहाजा उसकी जात के ऊपर भरोसा रखना है। रिजल्ट को आपने जहन में नहीं रखना, बेसिकली आपके हाथ में एफर्ट है, आपके हाथ में मेहनत है, आप कोशिश कर सकते हैं, आप रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। रिजल्ट वही होना है जो अल्लाह ने आपके लिए तय किया हुआ है, जो आपके हाथ में बेहतर है, एंड जो आपका इस दुनिया में रोल या एक आपका किरदार है वो आपने परफॉर्म करना है। तो बेहतर ये होता है कि हमें खुद को अल्लाह की रजा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एंड अपने हिस्से का जो हमारा काम है उसको परफॉर्म करना चाहिए। और वो क्या है, जस्ट मेहनत, नियत की सफाई, लगन एंड एक कंसिस्टेंसी। और जो अल्लाह ने हमें अपनी सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत दी है वो है वक्त। वक्त को ज़िया नहीं करना, वक्त की बेकदरी ना करें बच्चे। इसका बहुत बहुत आगे चल के इफेक्ट होता है। अभी आप बच्चे हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब आपको पता चलता है, आप सोचते हैं कि यार काश मैं 2 साल और जल्दी कर लेता, साल जल्दी कर लेता। मैं कहता हूं ना, मुझे अपनी अफसोस होता है, मैं कहता हूं कि यार मैं जिंदगी में 2 साल लेट हूं, काश मैंने उस वक्त पे क्लैश ऑफ क्लैन ना खेली होती। तो इंटर में मोबाइल आ गया, टच मोबाइल, हम डग्गुओं के पास एकदम टच मोबाइल आ गए भाई, तो गेम इंस्टॉल कर ली थी मैंने क्लैश ऑफ क्लैन, उस पर मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया भाई, बहुत टाइम वेस्ट किया। अब मुझे इस चीज का अजाला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्लाह से बंदा इस्तगफार करता है कि हमने एक नाकदरी की, हमारे पास टाइम था, अल्लाह की नेमत थी हमारे पास बहुत बड़ी, एंड हमने उसको वेस्ट किया। तो उसकी सजा भी हमें मिल रही है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो कभी भी हमारी हैसियत से बढ़ के हमारे ऊपर बोझ नहीं डालता। इस वजह से जो आपका काम है, जो आपका रोल है, आप उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो हमारी क्लासेस होपफुली, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, 17 को है बच्चे, रिजल्ट कब है टाइप करके बताएं एएफसी वाले। जी जी, तो 17 को आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे, ओके, हम अपनी क्लासेस इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे से रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगले हमारे 3 या 4 दिन जो पड़े हैं वो आपने वेस्ट करना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इस दौरान मैं आपको अपना प्लान दे चुका हूं, आपके पास प्लान है कि भैया आपको रेगुलर क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो आपने लेने हैं। लॉ के अंदर बेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में अगर हम बेस बनाने लग जाएंगे ना बेटा, देखो मैं आपका एक उस्ताद हूं,
ठीक है, और आप में से स्टूडेंट्स एनरोल्ड भी मौजूद है मेरे पास, जिनकी फीसेस भी आ चुकी हैं। तो मैं ये बात नहीं कर रहा इस वजह से कि भाई कोई आपको घसीटने बसीटने वाली बात है। लॉ के अंदर बेस का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर क्लास में हम बेस बनाने लग जाएंगे 100%, तो बेटा फिर जाहिर सी बात है कि एक सब्जेक्ट जिसको आई के अपने 6 महीने का ड्यूरेशन दे के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें बात है ना। तो वो जो गैप है ना, बेसिकली वो यही बेस का है। एंड वो इसी सूरत में कवर होता है कि भैया जो रेगुलर बैचेस होते हैं उनकी क्लासेस डिटेल में होती हैं, एंड उसकी क्लासेस में ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि जब वो रेगुलर बैच स्टार्ट होता है वो तमाम स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइमर ही थे, तो लिहाजा वो उस लेवल पे पढ़ाई हुई होती हैं, फास्ट ट्रैक ही होती हैं। तो लिहाजा आपने वो लेक्चर की एक्सेस मेरे से लेनी है, एंड इस दौरान आपने कम से कम 6, 8, 10 लेक्चर पहले वाले कवर कर लेने हैं, क्योंकि वो जो 8 लेक्चर 10 लेक्चर आप कवर करेंगे वो हमारी फास्ट ट्रैक की 3 लेक्चर्स की मार होगी। तो आप कम से कम उस क्लास से पहले पहले तक आपने अपने 10 लेक्चर कवर करने हैं, मिनिमम पहले 10 से 15 लेक्चर कवर करने हैं। वो इसी तरतीब में ही है कि पहले चैप्टर 1 है, फिर पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसी तरह अदर बिजनेस क्लास वगैरह। तो वो जिस तरतीब में है, हमारी रेगुलर क्लास भी उसी तरतीब से ही होगी। हमारा जो ये फास्ट ट्रैक बैच होगा, जिस तरतीब में हमारे पास रेगुलर बैचेस के लेक्चर 1, 2, 3 मौजूद हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को ही हम उसी तरतीब से ही चलेंगे। हमने ज्यादा मार्क्स कवरेज वाले चैप्टर जो हमको पहले करना है, ताकि वक्तन फवक्तन मैं आपको वो टेस्ट करता रहूं, बीच में से आपसे उसके ऊपर टेस्ट लिए जाते रहे, आपसे मैं पूछता रहूं, आपके साथ रिवीजन होती रहे, ताकि वो चीजें साथ साथ तैयार होती रहे, भूले ना आप उनको, क्योंकि उनका एक हैवी वेटेज मौजूद है। एट द एंड तक हम उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चे? तो इस दौरान टाइम जाया नहीं करना, जिनकी एनरोलमेंट रहती है वो आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद रहेगा इंशाल्लाह, यूट्यूब के ऊपर, और ग्रुप्स में भी मौजूद है। आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज से भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन आप चैट में पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हम्म, चलो जी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी आज की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास थी। इसमें आपको कंप्लीट आइडिया देना था, ताकि आप अपने हिसाब को, अपने आप को इसी हिसाब से प्रिपेयर करें। एक नया रजिस्टर लेके रखें, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन आपके पास लिखे होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए हर चैप्टर के। एंड हाँ, इस दौरान हम क्लास में साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी, टॉपिक्स जो है वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराता जाऊंगा। एंड एग्जाम के बाद हम देखेंगे कि उन क्वेश्चन से रेलिवेंट फाइनल एग्जाम में कितने पेपर आए हैं, पेपर में उनमें से कौन कौन सा टॉपिक टेस्ट हुआ है जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था। और उसके बाद फिर मुझे आपका फीडबैक मस्ट चाहिए होगा। ठीक है बेटे? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी क्लास के अंदर। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज।